हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या मतलब क्या होता है? सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब आसान सी बात भाई, आप एक मार्केट में गए, उस मार्केट में आपको पर्टिकुलर सामान परचेस करना है, जिस सामान का जो मार्केट है वही सामान मिलेगा वहां पे। सब्जी मंडी गए, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में क्या सब्जी दोगे, ये बोलोगे? या फिर सिंपल सी बात जाके पूछोगे कि भाई ये टमाटर कैसे दिए, आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए? फर्नीचर के मार्केट में गए, क्या बोलोगे कि भाई ये चेयर कैसी है, ये वाली टेबल कितने की है, ये वाला फर्नीचर कितने का है? किसी भी तरीके के मार्केट में जाओगे ना, उसी चीज की डिमांड करोगे। वैसे ही आपका होता है फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे अलग अलग तरीके की कंट्री, अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को परचेज या सेल किया जाता है। तो यहां पे आप लोग कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हो ना, तो उस रेट के अंदर अपन फॉरेन करेंसी की रेट कैलकुलेट करते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से, आईएनआर के हिसाब से। जैसे पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड मार्केट चल रहा है, स्टैंडर्ड रेट चलती है कि भैया जो भी आपको काम करना है वो आईएनआर के हिसाब से करो। तो हर चीज की कैलकुलेशन अपन किसके हिसाब से करते हैं? आईएनआर के हिसाब से करते हैं कि 1 किलो अगर प्याज लेना है वो 20 रुपए क्या है, तो 20 रुपए किलो का प्याज होगा, तो 20 रुपए 20 रुपीज यू हैव टू पे। उसी तरीके से अगर आपको $1 परचेज करना है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस डॉलर की रेट क्या है? उस डॉलर की रेट है 82 रुपीज। तो जैसे कि अपन ने बात करी $1 82 रुपीज का, 82 आईएनआर का है। $1 कितने का है? 82 आईएनआर का है। तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में याद रखना, कभी भी इंडियन करेंसी की रेट मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमेशा क्या फाइंड आउट करा जाता है? उस फॉरेन करेंसी की, उस एक फॉरेन करेंसी की क्या रेट चल रही है इंडियन रुपीस के मुकाबले। दैट रेट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब जैसे एग्जांपल, येन कितने का है? येन आता है जापानीज येन। येन कितने का है? येन आता है, एक येन आता है करीब, मतलब ये मान के चलो 1 रुपए में 2 येन आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई 1 रुपए में, ठीक है, 2 येन आ जाएंगे। नो, ये गलत हो जाएगा। मुझे अगर इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको इसी तरीके से एक्सप्रेस करूंगा कि 1 येन का जो कीमत है वो है 0.50 0.55 आईएनआर। ये आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। आपको ये चीज याद रखनी है कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमेशा इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में निकाला जाएगा। एक फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस से कंपेयर करेंगे, बरोबर? तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की रेट आ जाएगी। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ना, याद ना रहे, तो इंडिया के नॉर्मल मार्केट को याद कर लेना। नॉर्मली आप चीजों को वैल्यू कैसे करते हो? रुपीस में तो वैल्यू करते हो। नॉर्मली आपको कुछ भी खरीदना है, आपको पानी की बोतल ही परचेज करनी है, आप गए दुकान पे, बोले भैया एक पानी की बोतल देना, तो क्या बोलेगा वो आपको? $1 दे दो। क्या बोलेगा आपको? 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, बस ये तो बोलेगा वो आपको कि आप पेमेंट करो, काम खत्म। तो आपने पेमेंट किया, काम खत्म हो गया। तो यही बोल रहा है कि भाई अपने को यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट निकालनी है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट ही आ रही है, ठीक है? अगर आप बात करते हो चाइना की करेंसी है युआन, ठीक है, तो युआन की रेट क्या चल रही है? ठीक है, युआन चल रहा होगा अभी करीब करीब मान के चलते हैं 11 रुपए के अराउंड, 11 रुपीज। दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अगर मैंने वर्ड यूज करा एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप मुझे बताइएगा, सॉल्व करेंगे इसे। एप्रिसिएशन का एग्जाम्पल है, $1 में 80 रुपए इज इक्वल टू 80। ये ओरिजिनल बात दे रखी है, ठीक। अब आपको दे रखा है पहली सिचुएशन, $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज, और दूसरी में दे रखा है $1 इज इक्वल्स टू 82 रुपीज। बताओ कौन सा एप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन?
सो सब अग्री करते हैं इस बात पे। पहला पॉइंट क्या है? एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ये इंडियन करेंसी के एप्रिसिएशन की बात कर रहा है और ये इंडियन करेंसी के डेप्रिसिएशन की। कि पहले $1 80 में खरीदते थे हम, अब वही $1 हम 78 में खरीद पाते हैं। तो इंडिया की जो वैल्यू है उसकी, जो इंडिया की जो करेंसी उसकी कीमत बढ़ गई, वैल्यू हमारी अप्रिशिएट हो गई। और अगर वहीं पे $1 पहले 80 का आता था तो वो अब इंडियन करेंसी की वैल्यू और गिर गई है और अब उस एक को खरीदने के लिए हमें 82 रुपीज देने पड़ते हैं। इस कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टम और टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। दो तरीके के एक्सचेंज रेट चलते हैं इंडिया के अंदर। कितने तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं? दो तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इंडिया में दो तरीके के एक्सचेंज रेट चलती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन इंडिया। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो एज सच बंद हो चुकी है। और दूसरी होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन इंडिया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी एक्सचेंज रेट जो कि सेम है, ठीक है, जो सरकार डिसाइड करती है, ठीक है, और सरकार ने जो डिसाइड कर दी वो हमेशा मेंटेन रहेगी, एक लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहेगी। तो सरकार क्या करती है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है यहाँ पे? गवर्नमेंट विल डिसाइड द रेट। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज will decide this rate, ये जनरली रेट किससे डिसाइड करी जाती है? गोल्ड से। किससे डिसाइड करी जाती है? गोल्ड से डिसाइड करी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे $1 में 1 ग्राम गोल्ड आता है। एग्जांपल है, ठीक है, मतलब कोई प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी नहीं है, बट एक एग्जांपल है। $1 में 1 ग्राम गोल्ड आता है। ये यूएस में है और इंडिया में यही 40 रुपए में 1 ग्राम गोल्ड आ रहा है। तो गोल्ड से हमने क्या करा? एक एक्सचेंज रेट डिसाइड कर ली। तो गोल्ड गोल्ड कैंसिल, तो $1 की रेट हमने डिसाइड कर ली 40 रुपए। अब ये हम एक लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने वाले हैं, लंबे समय के लिए चीज मेंटेन करने वाले हैं। लेट से 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए हम सेम रेट मेंटेन करने वाले हैं। तो इस तरीके की रेट्स को कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एकदम बोगस है। इसके लिए चाहिए आपको ह्यूज गोल्ड रिजर्व, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए ठीक है कि सरकार, दो कंट्रीज आपस में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसाइड करना चाहती है तो उनके लिए तो ठीक है। बट इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि सबसे पहले तो आपको ह्यूज गोल्ड रिजर्व चाहिए, और दूसरा फिर मार्केट फोर्सेस का आपको कभी एडवांटेज ही नहीं मिलेगा। मार्केट में जो रेट्स अप डाउन होती है, मार्केट की सिचुएशंस अगर कभी बदल जाएगी तो उसका आपको कभी एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है भाई? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिंपल, नाम से पता लग रहा है कि ऐसी एक्सचेंज रेट जो कि, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है, विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। रेट, एक्सचेंज रेट विच इज determined by market forces, जिसको कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। ऐसी एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है, ठीक है, मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस मतलब कुछ और नहीं है, मार्केट फोर्सेस का मतलब सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एग्जांपल के तौर पे मार्केट फोर्सेस या सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि भैया डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। सिंपल सी बात है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ जाएगी। रेट के ऊपर क्या फोर्स आएगा? अगर किसी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो क्या इंपैक्ट आएगा बताओ? कि प्राइस विल राइज, जैसे कि यूएस डॉलर के साथ हो रहा है।
कि यूएस डॉलर के साथ क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, उसकी सप्लाई इतनी मिल नहीं पा रही, महंगा हो गया, महंगा होते ही जा रहा है, महंगा होते ही जा रहा है। मतलब आई एम ऑब्जर्विंग यूएस डॉलर सिंस यूएस डॉलर वाज ऑलमोस्ट लाइक 40, 38 और 40, ठीक है। मतलब मैंने जब इसके बारे में जाना था, जब मेरे को फर्स्ट टाइम इस मार्केट के बारे में पता चला था, तो यूएस डॉलर कुछ 38, 37, 40 इतने के अराउंड ही घूमता फिरता था, और से लेकर आज 80 डबल हो चुका है, 80 से ज़्यादा चल रहा है, इट्स ऑलरेडी 82 तो ये चल रहा है, 82, 82.5। खरीदोगे तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बेचोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे इतने। सर बैंक अपना कट काट लेती है, मतलब आपने 82 की चीज़ खरीदी, बैंक आपको 83 में देगी, आपने बेची, ठीक है, 82 की चीज़ बैंक आपको 80 रुपये देगी। तो डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई ऑन दी अदर हैंड अगर डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो गई, कम हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो प्राइस या रेट क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। अब हमें डॉलर की डिमांड क्यों है, क्योंकि हमें पेट्रोलियम दैट इज क्रूड ऑयल का पेमेंट डॉलर में देना पड़ रहा है, गोल्ड का पेमेंट डॉलर में देना पड़ रहा है, तेरा वेरियस पेमेंट्स जो हमें डॉलर्स में देने पड़ते हैं। इमेजिन करो ये डॉलर्स के पेमेंट अगर कम हो जाएंगे तो प्राइस भी गिर जाएगी। आज अगर दूसरी कंट्रीज की करेंसी की बात करी जाए, दूसरी कंट्रीज की करेंसी स्पेशली आप यूके की बात करो, ठीक है, तो यूके की करेंसी और हमारी करेंसी में डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट होती जा रही है, पहले यूके की जो करेंसी थी वो 100 रुपए थी, वो 80 हो गई, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। एप्रिसिएशन तो कर रही है इंडियन करेंसी मजबूत हो रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, डिमांड और एप्रिसिएशन में तो फर्क हो गया ना, कि हमारा बिजनेस स्ट्रांग होता जा रहा है, बट सामने वाले करेंसी की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, आपको तो डॉलर्स देने ही पड़ेंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलिए अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, हेडिंग लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। पहला है, मैंने क्या कहा, डिमांड और सप्लाई। भाई खेल कुछ और तो है नहीं, खेल सिर्फ डिमांड और सप्लाई का है, 100 बात की एक बात, खेल किसी और चीज का नहीं है, खेल सिर्फ एक चीज का है, डिमांड एंड सप्लाई का। खेल किसी और चीज का नहीं है, खेल सिर्फ एक चीज का है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। खेल सिर्फ एक चीज का है, डिमांड और सप्लाई का, सिंपल सी बात है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अगर आपको निकालना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। सिर्फ खेल एक चीज का, डिमांड एंड सप्लाई का। अब या तो डिमांड को बढ़ाओ या सोर्सेज ऑफ डिमांड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर अपन सप्लाई को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर अपन दोनों को मैच कराने की कोशिश करते हैं ताकि रेट निकल जाए। भाई रेट कैसे आती है, डिमांड और सप्लाई के इंटरैक्शन से। हाउ विल यू फाइंड द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास 11th में एक चैप्टर था प्राइस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन कैसे होता था इक्विलिब्रियम का, भाई इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होता था जब प्राइस और डिमांड मैच कर जाती थी। क्या मैच कर जाती थी, प्राइस और डिमांड मैच कर जाती थी, ठीक है, सॉरी सप्लाई एंड डिमांड मैच कर जाती थी, वो इक्विलिब्रियम कहलाता था। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जहां पे डिमांड और जहां पे सप्लाई सेम हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम हो गया। तो भाई यहां पे पहले अपन डिमांड के बारे में बात करेंगे, फिर सप्लाई के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके इक्विलिब्रियम के बारे में, उससे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ जाएगी। तो डिमांड के बारे में बात करते हैं कि भाई आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए, तो जरा बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए आपको, ठीक है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों है, ठीक है, कहां कहां पे आप यूज करोगे फॉरेन एक्सचेंज को। तो फॉरेन एक्सचेंज की कोई इंसान क्यों डिमांड करेगा, सर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल सर हमें फॉरेन ट्रैवल पे जाना है, घूमने जाना है,
घूमने जाना है तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वहां थोड़ी आईएनआर चलेगा। ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए चाहिए। और क्यों चाहिए हो सकता है? सर हमें इंपोर्ट करवाना है गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और क्यों चाहिए हो सकता है आपको फॉरेन एक्सचेंज? सर हमारे कोई रिलेटिव है, वो फॉरेन में रहते हैं, उन्हें गिफ्ट भिजवाना है। अब आईएनआर तो भिजवा नहीं सकते गिफ्ट में, पैसों का गिफ्ट भिजवाना है, तो ठीक है ना, गिफ्ट्स वगैरह के हिसाब से। और क्यों चाहिए? सर वो क्या इंडिया में तो क्या पढ़ाई बच्चा कर नहीं पा रहा, तो पेरेंट्स ने सोचा कि एक काम करते हैं फॉरेन वॉरेन भेज देते हैं, ठीक है, बोले पैसा तो है, डिग्री नहीं है अच्छी, कम से कम फॉरेन से पढ़ के आएगा, समाज में हमारा नाम बनेगा कि हमारा बच्चा फॉरेन से पढ़ के आया। स्कूल में तो नालायक था, ठीक है, मगर फॉरेन से तो पढ़ के आया कम से कम, तो क्या है समाज में नाम अच्छा लगा। बोले कहाँ से पढ़ के आया? बोले बोले यूएस से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया। इट साउंड्स गुड। तो चौथा पॉइंट, ठीक है, टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है। और क्यों चाहिए हो सकता है सर? और क्यों चाहिए भाई? लोगों का तो बिजनेस होता है, कई लोगों का तो स्पेकुलेशन का, कई लोग तो काम ही करते हैं शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, ठीक है, और आपके फॉरेन एक्सचेंज का। तो कुछ लोग तो हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं, जिनका काम ही फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो जो लोग का काम ही फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, जिनका काम ही फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग से रिलेटेड है, जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स करते रहते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स करते रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम है जिनका, उनको तो चाहिए फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इन सब चीजों के लिए हमें, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई एसेट एक्वायर करना चाहते हो, एफडीआई करना चाहते हो, तो वहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ओके, यहां सब है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सब है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब अगर अपन एक डिमांड का ग्राफ बनाए, ठीक है, याद है डिमांड एक चैप्टर अपन ने पढ़ा था क्लास 11th में, याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां आता है क्वांटिटी डिमांडेड, यहां आता है प्राइस, और यहां यू बनता था डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है, ठीक है, वो मतलब क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप शो करता ही है प्राइस और, ठीक है, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, इसलिए इस तरीके का बनता ही है। इसका मतलब क्या है? प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसका जो स्लोप है ना, इस तरीके के जो डायग्राम्स बनते हैं वो नेगेटिव स्लोप होते हैं। ये जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव कहलाता है। इट इज अ नेगेटिव स्लोप कर्व, नेगेटिव स्लोप कर्व है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, जिसका मतलब है कि प्राइस फॉल करेगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस फॉल कर जाएगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड फॉल कर जाएगी। तो there exists a inverse relationship between what? The price and the quantity demanded. तो इनके बीच में क्या हो गया? एक इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। जैसे कि मैंने कहा इंक्रीज, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इसको P मान लो, इसको P1 मान लो, इसको P0 मान लो, इसको Q मान लो, इधर बढ़ेगा तो Q1, इधर हो जाएगा तो Q0। तो ये क्या शो करता है? देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिमांड। फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है कि रेट कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी तो डिमांड
कम हो जाएगी। यहीं पे इमेजिन करो यूएस में क्या हुआ, पता लगा कि यूएस के अंदर डॉलर सस्ता हो जाता है, तो लोग सोचेंगे अरे यूएस से सामान मंगवा लो, यूएस घूमने चले जाओ। एक चीज ना ध्यान रखना, यूएस डॉलर और जो इंडियन करेंसी है वो $1 82 रुपीस के बराबर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ₹1 की कीमत, मतलब आप समझो वहां पे $1 की कीमत फॉरेन में भी 82 रुपीस के बराबर ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमसे 82 टाइम्स ज्यादा आ गया है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर अगर आपको एक बर्गर खरीदने के लिए मैकडोनल्ड्स में 40 रुपए देने हैं, ठीक, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि $40 देने होते हैं वहां पे सामान खरीदने के लिए। वहां पे आपको बर्गर मिलेगा $2 का, $1.5 का, $1.5 का, इस तरीके का डॉलर का रेट वहां पे चलता है। तो इंडिया के मुकाबले ऑन एन एवरेज यूएस इज 3.3 टाइम्स एक्सपेंसिव ऑन एन एवरेज। कुछ ही चीजों में कम एक्सपेंसिव, कुछ ही चीजों में ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई इंडिया के मुकाबले। इट्स लाइक इंडिया के अंदर आप बर्गर खाने के लिए 40 रुपए खर्च करते हो, तो यूएस में बर्गर आपको मिलेगा लेट से 200 रुपए का, ठीक है, $3 का मिल गया, करीब $2.5 का मिल गया, इस तरीके से, ठीक। अब आते हैं, ये तो हो गया डिमांड, अब आते हैं, बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहां से। तो भाई यहां से तो फॉरेन एक्सचेंज गया था, अब इसको उल्टा कर दो, वहां से आएगा, ठीक है। ट्रैवल, तो फॉरेन के लोग इंडिया में ट्रैवल करने आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, ठीक है। तो टूरिज्म की वजह से फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवलिंग इंडिया, तो फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगे ना वो इंडिया के अंदर। और जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जब हमें गिफ्ट मिलेंगे, हमें भी तो मिल सकते हैं गिफ्ट, हम ही थोड़ी भिजवाएंगे बुआ जी के पास गिफ्ट, बुआ जी भी तो बच्चों के लिए गिफ्ट भिजवा सकती है। तो गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स, ठीक है, ये सब रिसीव हुआ, रिसीव्ड। और सरकार बोरिंग्स वॉरिंग्स भी तो कर लेती है, बोरिंग्स वॉरिंग्स भी तो हो सकती है। और फॉरेन से स्टडी करने के लिए कोई इंडिया में आ गया, आते हैं भाई, आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में फॉरेन से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो स्टडी इन इंडिया, और स्पेकुलेशन के लिए, और कुछ जो यहां पे आया यहां पे नहीं आ पाया, इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकता है ना, इन्वेस्टमेंट भी तो आ सकता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ गया। तो ये सब कुछ वो सोर्सेज हैं जहां से फॉरेन से इंडिया में पैसा आता है। अब क्योंकि फॉरेन से इंडिया में पैसा आ गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी इंडिया के अंदर। सप्लाई कर्व क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। भाई डॉलर महंगा होगा तो मैं ज्यादा बेचूंगा ना, और डॉलर सस्ता हो जाएगा तो मैं नहीं बेचूंगा, कम बेचूंगा। मैं आपको बताता हूं, आपको पता है यूएस से मेरा पेमेंट आता है, आई हैव अ बिजनेस इन यूएस। मैं क्या करता हूं पता है, अभी डॉलर का रेट हो गया 82 रुपीज, ठीक। मान लो जिस समय पे पैसा आया उस समय पे डॉलर का रेट चल रहा है लेट से 79 रुपीज, 79 रुपीज। मैं उस टाइम पे पैसा विड्रॉ ही नहीं करता, बैंक के पास पड़ा रहता है। बैंक का एक नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, बैंक का एक नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, मतलब फॉरेन से पैसा गया तो फॉरेन वाला बैंक मेरे बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा जमा कराएगा। नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब मेरा जो बैंक है उसका फॉरेन में एक अकाउंट होगा, मेरा जो बैंक है उसका फॉरेन में एक अकाउंट होगा,
ठीक है, वो अपने फॉरेन वाले अकाउंट में पैसा जमा कराएगा। फॉरेन वाले अकाउंट से इंडिया का जो उसका हेड ऑफिस है जैसे कि मुंबई में, वहां उसके पास पैसा रिफ्लेक्ट होगा कि तुम्हारे खाते में, तुम्हारे ये जयपुर में कस्टमर है, ठीक है, उसका नाम ये है, उसका यूएस डॉलर से हमारे पास इतना पैसा मुंबई में रिसीव हो गया। डॉलर आ गए, डॉलर वो आरबीआई को दे देंगे, डॉलर जो आए वो आरबीआई को दे देंगे और मेरा पैसा उसके पास पड़ा रहेगा। मैंने 10 दिन बाद अप्लाई किया, जब डॉलर वापस से 82 रुपीज हो गया, कितना हो गया वापस से 82 रुपीज, मैंने कहा ले भाई अब दे दे मेरे को पैसे। उसने 2 रुपए काट के 80 रुपए खाते में जमा करा दिए। समझ आया? 79 के टाइम पे करता कितना घाटा? 77 आते, यस और नो? और कितने आए खाते में? 80 रुपए। 3 रुपए का आपको लग रहा होगा कि 3 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? जब डॉलर हजारों में होते ना तो 3-3 रुपए करके हजारों बन जाते हैं वो, तो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है भाई। मेरा तो छोड़ो, मेरे पास तो बहुत ज्यादा डॉलर्स नहीं आते। किसी बंदे के पास अगर 100,000 डॉलर्स आ रहे हैं, 3 रुपए का ही फर्क पड़ गया तो भाई इसके तो 30 लाख लग गए। समझ आ रहा है? तो इसलिए तो फॉरेन एक्सचेंज वाले जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सब एक्सचेंज रेट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो अगर रेट महंगी तो अपन उसको बेच देंगे और रेट सस्ती तो अपन उसको नहीं बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है, रेट बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी, रेट कम तो सप्लाई भी कम। ये सप्लाई कर्व बन गया। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस ये क्या है? ये है आपका क्वांटिटी सप्लाई, एस कर देते हैं इसे S1 मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं P, ठीक है, और उसके ऊपर वाले को P1 मान लो, नीचे वाले को P2 मान लो। बरोबर? ये क्या शो करता है? क्या शो करता है भैया? ठीक है, क्या शो करेगा? जैसे यहां पे क्या लिखा था मैंने, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स डिमांड। यहां पे क्या लिखना चाहिए? देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, there exists a direct relationship between price and foreign exchange and its quantity supplied, between foreign exchange and its quantity supplied. Done? फॉरेन एक्सचेंज और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में क्या है भाई? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये क्या है? सप्लाई। ये क्या है? जिस पॉइंट पे ये लोग क्या कर गए? इंटरसेक्ट। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, बस ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका ओपी तो क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। और ओ क्यू क्या बन जाएगा? ओ क्यू, इसको क्यू अज्यूम कर लो, ठीक है, ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डन, ये तो बन गया प्राइस और ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आया क्या समझ में? इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो अगर आपका प्राइस ज्यादा भी होगा तो ये किधर की तरफ पुश कर देगा? इक्विलिब्रियम की तरफ। कुछ कम भी हो जाएगा तो भी इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा। ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ना, इट शोज एक्सेस सप्लाई, और ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इट शोज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट सप्लाई। तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड भी कम हो जाएगी। सप्लाई कम, डिमांड कम, दे विल रीच टू इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट से डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई इस पॉइंट से बढ़ेगी। यहां से सप्लाई बढ़ रही है ना, सप्लाई इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, डिमांड नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। तो डिमांड यहां से नीचे आ रही है, सप्लाई यहां से नीचे आ रही है, तो डिमांड कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है। ठीक, यहां से सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है,
so that they'll reach to equilibrium. आगे समझ में? तो ये जो P है, OP है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस की जगह आप इक्विलिब्रियम रेट कर लो भाई. फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस नहीं होती, फॉरेन एक्सचेंज की रेट होती है. तो इट्स बेटर कि आप इसे रेट लिख लो. ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट.